गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 5 में है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये डेफिनेटली है, यदि आपको समझ में आ गया तो आप इजीली इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे और आपके मार्क्स बहुत अच्छे बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। ये नीट के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसके डाउट क्लियर हो जाने पे ये इतना इजी लगेगा। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसा है, जैसे मैथ्स सॉल्व करते करते आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगता है, वैसे ही जेनेटिक डिसऑर्डर और पेडिग्री एनालिसिस होते हैं। एक बार इनको सॉल्व करते बनने लगा तो आप इसको इंटरेस्ट आपके अंदर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? व्हेन द डिसऑर्डर अकर्स ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ जीन। मतलब जब जीन की मैनिपुलेशन के कारण या जीन की गड़बड़ी के कारण कोई डिफेक्ट क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तब हम उसको कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि वो जीन पे डिपेंड होता है। जीन में गड़बड़ी आएगी, जीन में म्यूटेशन होगा, जिसके कारण डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स की। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? तो जेनेटिक डिसऑर्डर को बेसिकली 2 पोर्शन में बांटा गया है। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो कि आपके डोमिनेंट और रेसेसिव के बेस पर सिलेक्शन उनका होता है, उस बेस पे उनको रखा जाता है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो होते हैं जो आपके सेक्स क्रोमोसोम के डिफेक्ट के कारण होता है। और मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं वो आपके ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम है उनमें डिफेक्ट के कारण ये क्रिएट होता है। ये मेल में भी हो जाते हैं और फीमेल में भी होते हैं, लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि ये मेल में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हम क्या देखेंगे। सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर हमें पढ़ने हैं? हमें पढ़ना है सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में तो आपने बहुत ही सुना होगा। भारत में इसके खिलाफ, इसको मुक्त कराने के लिए अभियान भी चल रहा है। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें कि व्यक्ति की आरबीसी जो है वो हंसिए के शेप की हो जाती है, इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। हीमोफीलिया जैसे कि आपको नाम से पता होगा कि हीमोफीलिया जो है ये रॉयल डिसीज़ के नाम से जानी जाती है। और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति में ब्लड क्लॉटिंग टाइम, देखिए ब्लड में 2 तरीके का टाइम होता है, एक ब्लीडिंग टाइम होता है, एक क्लॉटिंग टाइम होता है। ब्लीडिंग टाइम में क्या होता है कि व्यक्ति के बॉडी में यदि कहीं चोट लग गई है तो कितनी देर तक ब्लड बहेगा, वो कहलाता है ब्लीडिंग टाइम। और क्लॉटिंग टाइम क्या होता है कि व्यक्ति का ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही है वो कितनी देर में क्लॉट होगी, मतलब ब्लड में क्लॉटिंग कितनी देर में होती है, ये कहलाता है क्लॉटिंग टाइम। मोस्ट प्रोबेबली यदि किसी का क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा है तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी और ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। डिसऑर्डर को बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर और एक होता है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। अब डोमिनेंट डिसऑर्डर और रेसेसिव डिसऑर्डर क्या होते हैं? आपने मेंडल के नियम पढ़े होंगे, मेंडल्स लॉ पढ़े होंगे। मेंडल्स के 3 लॉ हैं। फर्स्ट आपका है लॉ ऑफ सेग्रेशन, दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और तीसरे के बारे में आप बताएंगे मुझे कि तीसरा लॉ कौन सा है। तो डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है? जैसे आपने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़े, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस जब आपने पढ़े तो आपने देखा कि जो ट्रेट या जो लक्षण हमें फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देती है वो कहलाती है डोमिनेंट ट्रेट, और जो लक्षण हमें फर्स्ट जनरेशन में दिखाई नहीं देते वो कहलाते हैं रेसेसिव ट्रेट। ट्रेट क्या होते हैं? लक्षण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर जो भी कैरेक्टर होते हैं उनको हम कहते हैं लक्षण, और ये लक्षण कहलाते हैं ट्रेट।
ठीक है। तो डिसऑर्डर जो है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर और ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर क्या होता है, जब डिसऑर्डर आपको फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देते हैं तो वो कहलाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर की। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर क्या होते हैं, इस तरीके के डिसऑर्डर जो है ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि इनमें पेरेंट हेट्रोजाइगस होता है। ठीक है। पेरेंट हेट्रोजाइगस होता है मतलब कैरियर होता है। ठीक है। और डोमिनेंट में क्या होता है, पेरेंट भी अफेक्टेड होते हैं, जिससे डायरेक्टली जीन पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन रेसेसिव में क्या होता है कि पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं होते, पेरेंट्स कैरियर होते हैं। ठीक है। और पेरेंट्स कैरियर होने के कारण ये जीन पेरेंट्स में नहीं शो हुआ, इसका मतलब है कि ये जीन कहाँ शो होगा, ये जीन जाकर हमारे जो पेरेंट्स के जो जनरेशन उनमें दिखाई देगा। इसके एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और फेनाइलकीटोनुरिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले डिसीज की, जो कि है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये डिसऑर्डर जब पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होते हैं। ठीक है। अब हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस क्या होता है वो अभी मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। तो जब पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होते हैं या कैरियर होते हैं तब ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है। ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव है। रेसेसिव है इसका मतलब कि पेरेंट्स कैरियर हैं। ठीक है। पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रैक्टिकल में भी है ये चीज़ें कि आपको वहाँ पेडिग्री एनालिसिस का एक चार्ट दिया जाएगा और आपको 5 से 7 पॉइंट लिखने हैं। जब 5 से 7 पॉइंट आप लिखोगे तो आपको वो पहचानना है कि ये कौन सी डिजीज है, ऑटोसोमल रेसेसिव है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो रेसेसिव और डोमिनेंट आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो गया होगा। डोमिनेंट में क्या होता है कि पेरेंट्स भी अफेक्टेड होते हैं, और रेसेसिव में क्या होता है कि पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं होते, पेरेंट्स केवल और केवल क्या होते हैं, कैरियर होते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये डिसीज कंट्रोल होती है एक सिंगल पेयर ऑफ एलील के थ्रू। एलील क्या होते हैं, ट्रेट क्या होते हैं, वो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करूंगी। तो सिंगल पेयर ऑफ एलील जो कि HbA और HbS, HB क्या है, हीमोग्लोबिन, HbA और HbS के थ्रू कंट्रोल होती है ये डिसीज। ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो जब जीनोटाइप हेट्रोजाइगस हो मतलब HbA और HbS हो, ठीक है, तब व्यक्ति क्या होता है, कैरियर होता है। क्लियर हो गया, व्यक्ति क्या होगा, कैरियर होगा। ओके, समझ में आ गया। ठीक है। कब होगा, जब ये जीनोटाइप हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं जब एलील HbS और HbS हो मतलब कि होमोजाइगस हो। याद रखिएगा, जब एलील क्या हो, होमोजाइगस हो, HbS और HbS हो, तब ये डिसऑर्डर शो होता है, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में दोनों जीन अफेक्टेड है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक जीन अफेक्टेड है, एक नॉर्मल है। तो जब एक जीन अफेक्टेड और एक जीन नॉर्मल है तो ये हेट्रोजाइगस है मतलब ये कैरियर है, और यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस कंडीशन में दोनों जीन सेम है, दोनों अफेक्टेड है, जिसके कारण वो व्यक्ति डिसऑर्डर शो होगा उस व्यक्ति के अंदर। अब हम बात करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली में है क्या। तो सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन में हमारे 2 चेन होती है, एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, ठीक है, बीटा चेन में 6th नंबर पोजीशन पे प्रेजेंट होता है ग्लूटामिक एसिड, नॉर्मल व्यक्ति के। ठीक है। 6th और 7th नंबर दोनों पे प्रेजेंट होता है ग्लूटामिक एसिड। ये सीक्वेंस कैसे होते हैं, वैलीन, हिस्टीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है। ये क्या है, ये सब कोडॉन है। आपने जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है। तो वैलीन, हिस्टीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक, ग्लूटामिन। ठीक है। ये नॉर्मल व्यक्ति की बीटा चेन है, और जब व्यक्ति की बीटा चेन में जो 6th नंबर के पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है, इसमें म्यूटेशन हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। इस पॉइंट म्यूटेशन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, ये याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि उस जगह वो जो प्लेस है उस पर जो भी चीज़ प्रेजेंट थी
वो हट गई और दूसरी आके उसमें ऐड हो गई। तो ग्लूटामिक एसिड के सब्स्टिट्यूशन के कारण चेन के 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ जाता है, प्रोलीन आ जाता है। ठीक है, प्रोलीन प्रेजेंट हो जाता है, प्रोलीन बोल रही हूँ, वैलिन प्रेजेंट हो जाता है, वैलिन प्रेजेंट हो जाता है, जिस वजह से ये डिसीज क्रिएट होती है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन आ जाने के कारण इंडिविजुअल को ये डिसीज होती है। तो ग्लूटामिक एसिड का जो कोडोन है वो क्या है, GAG, ये याद रखिएगा। GAG जो है वो ग्लूटामिक एसिड का कोडोन है, और ये ग्लूटामिक एसिड का कोडोन जब रिप्लेस हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है वैलिन से, वैलिन का कोडोन क्या है, GUG। ठीक है, आप लोगों ने कोडोन के बारे में पढ़ा होगा। 3 कोडोन मोस्ट बेसिकली कितने से कोडोन होते हैं, 64 कोडोन होते हैं। 64 कोडोन में से 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो नॉनसेंस कोडोन होते हैं, या जिन्हें हम टर्मिनेशन कोडोन के नाम से जानते हैं। ये जहाँ ऐड हो जाते हैं वहाँ पर प्रोसेस को रोक देते हैं। ठीक है ना, और बाकी के 61 कोडोन जो हैं वो जो हैं ये नॉर्मली कोडोन सब सारे अमीनो एसिड को कोड करते हैं। अब अमीनो एसिड को कैसे कोड करते हैं वो सेंट्रल डॉग्मा के थ्रू आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप बताइएगा तो मैं वीडियो बना दूंगी। चलिए अब बात करते हैं, ये देखिए ये नॉर्मल बीटा चेन है, नॉर्मल व्यक्ति की। इसमें क्या है, वैलिन, हिस्टीन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है। अब वहीं पर आप डिफेक्टेड बीटा चेन देखिएगा तो वैलिन, हिस्टीन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलीन और ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है। ठीक है, 6th पोजीशन पे क्या आ जाता है, वैलिन, और 7th पे तो ग्लूटामिक एसिड एज इट इज प्रेजेंट है, जिस कारण से ये डिसीज क्रिएट होती है। अब क्या होता है, जब बीटा चेन डिफेक्टेड हो गई तो ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो आरबीसीज है हमारी, रेड ब्लड सेल्स, इनका जो शेप है वो किस तरीके का हो जाता है, हंसिए के आकार का। ठीक है, हंसिए के शेप का हो जाता है, इसीलिए हम इस डिसीज को सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आज हमने बात करी सिकल सेल एनीमिया की। अब हम यहाँ पर इसका पेडिग्री देखते हैं। इसका पेडिग्री आप देखिए, ये इस तरीके से पेडिग्री बना हुआ है। ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है सिकल सेल एनीमिया का, जिसमें कि पेरेंट कैरियर है। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में आपको देखने को मिल रहा है कि एक मेल और एक फीमेल अफेक्टेड है। मोस्ट प्रोबेबली ये आप प्रोबेबिलिटी के बेस पे लिखते हैं, तो एक मेल, ये मेल है और ये फीमेल है, एक फीमेल अफेक्टेड है। ठीक है, मतलब इनकी संतानें जो हैं उसमें से एक मेल और एक फीमेल अफेक्टेड है। फिर नॉर्मल मतलब इन्हीं पेरेंट्स की डॉटर की शादी इस मेल के साथ हुई। अब जब डॉटर और मेल और फीमेल की ये शादी हुई तो यहाँ पर आप देखिए कि मेल अफेक्टेड है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये दोनों भी कैसे हैं, कैरियर हैं, इनमें जीन प्रेजेंट है लेकिन हेट्रोजाइगस प्री जीन प्रेजेंट है। जब हेट्रोजाइगस जीन प्रेजेंट है इसी कारण से ये रेसेसिव हो गए, और रेसेसिव हो गए तो यहाँ पर डिसीज शो नहीं हो रही। यदि यहाँ डिसीज शो होती, चूंकि ये पेरेंट हैं किसके, इसके, ये पेरेंट्स हैं। ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, किसके पेरेंट्स हैं, इसके पेरेंट्स हैं, इसके पेरेंट्स हैं और इसके पेरेंट्स हैं। यदि पेरेंट्स में डिसीज शो होती तो ये डोमिनेंट डिसऑर्डर होता, लेकिन पेरेंट्स में डिसीज शो नहीं हो रही, इसका मतलब कि ये क्या है, कैरियर है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये दोनों क्या है, कैरियर है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो डोमिनेंट और रेसेसिव समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं एलील की। एलील क्या होते हैं, एलील पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट होता है। ठीक है, पेयर, कभी भी एलील जो हमारे फैक्टर्स हैं ये कभी भी सिंगल नहीं होते, पेयर में होते हैं। जैसे आपने टॉलनेस पढ़ी होगी, टॉलनेस ऑफ प्लांट। ठीक है, टॉलनेस ऑफ प्लांट के बारे में आपने पढ़ा, तो टॉलनेस ऑफ प्लांट में 2 ट्रेट आते हैं, एक आता है कैपिटल टी और एक आता है स्मॉल टी। कैपिटल टी किसको शो करता है, टॉलनेस को, और स्मॉल टी किसको शो करता है, ड्रॉफनेस को। ठीक है, ऐसे ही आपने फ्लावर का जो कलर है वो 2 तरीके के ट्रेट लेकर चलता है, कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है, कलर ऑफ फ्लावर में कैपिटल आर
और स्मॉल आर, कैपिटल आर जो है वो प्योर रेड है और स्मॉल आर जो है वो वाइट है। ठीक है, ये कहलाते हैं ट्रेट। और ट्रेट कभी भी एलील, ये कभी भी एलील जो है ये पेयर में ही पाए जाते हैं, कभी भी सिंगल नहीं पाए जाते। ट्रेट क्या होते हैं? ट्रेट जब पेरेंट्स से, ठीक है, ये पेरेंट्स हो गए, जब पेरेंट्स से कोई भी लक्षण, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर लक्षण, ये कैरेक्टर या लक्षण अब उनकी जनरेशन में जाती है, मतलब उनकी जो संतति है उसमें जाती है, तो ये कहलाते हैं क्या? ट्रेट। क्लियर हो गया आप सभी को? आई होप कि आपको ये डिसीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये डिसीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका पेडिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक दो देख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में आगे नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये देखिए सिकल सेल एनीमिया का डायग्राम है। ये देखिए बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अपन सॉल्व करते हैं, पेडिग्री का है। ये क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द जीनोटाइप। ठीक है, अब आप देखिए, नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल और जो कलर्ड दिख रहे हैं वो अफेक्टेड मेल और अफेक्टेड फीमेल है। ठीक है, ये पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है। इस पेडिग्री चार्ट में पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन में, ये देखिए ये पेरेंट्स है, ये नॉर्मल है। ठीक है, पेरेंट्स बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है। लेकिन आप वहीं पर देखिए सेकंड जनरेशन जो मिल रही है उसमें एक मेल अफेक्टेड है, एक फीमेल अफेक्टेड है। ठीक है, एक मेल अफेक्टेड है, एक फीमेल अफेक्टेड है। 4 बच्चों में से इसके 4 बच्चे हैं जिसमें से एक मेल अफेक्टेड है, एक फीमेल अफेक्टेड है, एक नॉर्मल फीमेल है और एक नॉर्मल मेल है। ठीक है, अब इन पेरेंट्स की एक डॉटर है, नॉर्मल है। आप अब नॉर्मल हम इसको काउंट कर रहे हैं। ये नॉर्मल फीमेल की शादी इस अफेक्टेड मेल के साथ हो रही है। याद रखिएगा, यहाँ पर ये पेरेंट डोमिनेंट है। ठीक है, ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स कैरियर हैं और यहाँ पर ये एक पेरेंट अफेक्टेड है। नॉर्मल फीमेल की शादी अफेक्टेड मेल के साथ कराई जा रही है। तो जब अफेक्टेड मेल के साथ कराई जा रही है तो देखिए दोनों फीमेल नॉर्मल है। हो सकता है ये जीनोटाइप यदि हम चेक करें तो एक कैरियर और एक नॉर्मल हो, लेकिन मेल कैसा है? अफेक्टेड है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो अब हमें यहाँ पर इसका ऑप्शन देखना है कि जीनोटाइप पेरेंट्स का क्या होगा और फीमेल जीनोटाइप फर्स्ट और थर्ड चाइल्ड का क्या होगा फर्स्ट जनरेशन में। तो सबसे पहले हम पेरेंट्स का जीनोटाइप देखें, तो पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या आएगा? आएगा आपका HbA HbS HbA HbS, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था कि जब पेरेंट्स में वो डिसीज़ नहीं देखने को मिल रही है इसका मतलब कि वो कैरियर हैं, और कैरियर हैं और कैसे हैं? हेटेरोजाइगस है। समझ में आया? हेटेरोजाइगस है, और हेटेरोजाइगस है तो वहाँ पर उनका जो जीनोटाइप है वो क्या बनेगा? HbA HbS HbA HbS, ये पेरेंट का जीनोटाइप हो गया। अब हम बात करते हैं जीनोटाइप ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड चाइल्ड इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जो ये फर्स्ट F1 जनरेशन है इसके पहले, ठीक है, पहले और तीसरे चाइल्ड का जीनोटाइप निकालना है। तो पहला और तीसरा, पहले का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? नॉर्मल है, इसलिए HbA HbS हो जाएगा। याद रखिएगा, HbA HbS, और ये अफेक्टेड है तीसरा वाला, इसका इसलिए जीनोटाइप क्या हो जाएगा? HbS HbS। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? ये बहुत अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। आप इसे उतार भी सकते हैं, आप इसे उतार लीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसे उतार लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट डिस्कशन हम करेंगे किसके बारे में? हीमोफीलिया के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीमोफीलिया जो है ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, हीमोफीलिया के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रॉयल डिसीज़ के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इस डिसीज़ में फ़ीमेल हमेशा कैरियर होती हैं, लेकिन मेल हमेशा कैसे होते हैं? मोस्ट प्रोबेबली अफेक्टेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि फ़ीमेल जो है वो हेटेरोजाइगस होती हैं।
ठीक है। अब हम बात करते हैं, इस डिसऑर्डर में नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। नॉन स्टॉप ब्लीडिंग का मतलब होता है कि यदि एक बार कट लग गया या चोट लग गई तो कंटिन्यूअसली ब्लड बहता ही रहता है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है। ये जो डिसीज़ है, ये इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया से पूरे रॉयल फैमिली में ये डिसीज़ स्प्रेड हुई थी, क्योंकि ये फीमेल इसमें कैरियर होती थी, इसलिए इसे रॉयल डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को यदि एक बार चोट लग जाती है, ठीक है, तो उसमें ब्लीडिंग होती रहती है, और ब्लीडिंग होने के कारण उसका क्लॉट नहीं होता ब्लड, और इस वजह से ब्लड लॉस के कारण उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। दिस डिसीज occurs due to defection of single protein which is present in cascade of clotting of protein। आपने 11th क्लास में ब्लड क्लॉटिंग पढ़ी होगी। ब्लड क्लॉटिंग आपकी टीचर्स ने पढ़ाया होगा। ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो एक पूरा सीक्वेंस होता है, कौन सी प्रोटीन कहाँ आ रही है, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन, फिर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फिर थ्रोम्बिन प्रोटीन, फिर फाइब्रिन प्रोटीन, फिर कैल्शियम आयन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और विटामिन के। ये पूरा कास्केड होता है, एक चेन होता है। उसी चेन में एक प्रोटीन है जो कि ब्लड को क्लॉट करती है, जो कि थ्रोम्बिन प्रोटीन है। ठीक है। उसकी डिफिशियंसी के कारण ये डिसीज़ क्रिएट होती है। ठीक है। तो इस डिसीज़ में जो फीमेल के हीमोफिलिक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि फीमेल कैरियर होती है, हेट्रोजाइगस होती हैं, इसलिए वो हीमोफिलिक बहुत कम होती हैं। और जो मेल होते हैं वो ज़्यादातर हीमोफिलिक होते हैं, क्योंकि फीमेल में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। ये एक्स लिंक्ड डिसीज़ है। ठीक है। लेकिन ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज़ है, ये याद रखिएगा। मेल में केवल एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, एक्स वाला, इस वजह से मेल अफेक्टेड होते हैं, और फीमेल में 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स के, इसीलिए फीमेल कैरियर होती हैं। ये याद रखिएगा। अभी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन और मैं सॉल्व करवाऊंगी, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो मेल जो है वो हीमोफिलिक होते हैं, फीमेल हीमोफिलिक नहीं होती। ठीक है। ये रॉयल डिसीज़ के नाम से जानी जाती है, और हीमोफीलिया जो है ये कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग वाली डिसीज़ है। ठीक है। तो अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, ताकि आप लोगों का ये 2 डिसीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। पहली अपन ने सिकल सेल एनीमिया देखी, दूसरी अपन हीमोफीलिया। ये देखिए, इसमें कैरियर फीमेल है। कैरियर फीमेल क्यों है, क्योंकि इस एक्स क्रोमोसोम का एक ही क्रोमोसोम मतलब जो है वो अफेक्टेड है, और जो मेल है वो अफेक्टेड है। क्यों, क्योंकि उसके पास एक ही क्रोमोसोम है एक्स वाला, और वो अफेक्टेड है। ठीक है। इस वजह से मेल अफेक्टेड है। तो जब कैरियर फीमेल की शादी अफेक्टेड मेल के साथ करा दी जाती है, तब उसकी जनरेशन कैसे मिलेगी। तो अब हमने यहाँ पे क्रॉस कराया। क्रॉस कैसे कराते हैं वो आप देखिए। एक ये हम लिखेंगे यहाँ पे, ये पेरेंट्स बन गए। ठीक है। ये भी पेरेंट्स बन गया। अब इसका इस वाले के साथ क्रॉस कराया तो क्या आया, एक्स एक्स एच, मतलब ये एक्स नॉर्मल, और यहाँ से ये जो एक्स आएगा क्रोमोसोम वो ये आया। तो यहाँ पर फीमेल कैसी होगी, कैरियर। ठीक है। क्योंकि अभी भी उसका एक ही क्रोमोसोम अफेक्टेड है। यदि दोनों क्रोमोसोम अफेक्टेड होंगे तब वो अफेक्टेड कहलाएगी। अब इसी नॉर्मल एक्स का इसके साथ क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पर मेल कैसा मिल रहा है, नॉर्मल मेल मिल रहा है। ठीक है। ये नॉर्मल मेल मिल रहा है। और अब इनके इस वाले का क्रॉस हो गया सबके साथ, अब इस वाले का कराएंगे। इस एक्स का अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम का इसके साथ क्रॉस कराया तो फीमेल कैसी मिली, अफेक्टेड मिली। क्यों अफेक्टेड मिल रही है फीमेल, क्योंकि इसके दोनों क्रोमोसोम अफेक्टेड है। समझ में आया। दोनों कहाँ से आ गए, इसके पास एक ये अफेक्टेड और एक ही अफेक्टेड, तो ये हो गया दोनों अफेक्टेड। क्लियर हो गई, समझ में आ गई चीज़। अब हम बात करते हैं कि इस का क्रॉस जब इस वाले वाई के साथ कराएंगे तो यहाँ पर हमको जीनोटाइप मिल रहा है एक्स एच वाई, मतलब एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है और वाई नॉर्मल है, तो वाई से लेना नहीं देना नहीं है, क्योंकि ये डिसीज़ कैसी है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज़ है। तो यहाँ पर मेल कैसा हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो आप देखिए, एक नॉर्मल मेल, ठीक है, एक कैरियर फीमेल और एक अफेक्टेड फीमेल और एक अफेक्टेड मेल मिल रहा है। किस कंडीशन में, जब कैरियर फीमेल की शादी किससे करा दी जा रही है, अफेक्टेड मेल से करा दी जा रही है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है ये
कि जब फीमेल नॉर्मल है, ठीक है, फीमेल नॉर्मल है और इसका क्रॉस किससे करा रहे हैं, अफेक्टेड मेल के साथ करा रहे हैं। ये अफेक्टेड है मेल, ठीक है, ये अफेक्टेड मेल है और फीमेल कैसी है, नॉर्मल। अब आप इसका क्रॉस करके बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, जब हम नॉर्मल मेल फीमेल की शादी या नॉर्मल मेल फीमेल का क्रॉस अफेक्टेड मेल के साथ कराएंगे तो जनरेशन क्या मिलेगी, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में।